इंजीनियर विनोद कुमार राय को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। ईओयू की ओर से कोर्ट में पेशी के बाद अब जेल भेज दिया गया। ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत हैं विनोद कुमार राय। शुक्रवार को पटना, सीतामढ़ी और मधुबनी के ठिकाने पर ईओयू ने रेड की थी और इस रेड के दौरान इनके पटना वाले घर से 39,50,000 कैश के अलावा 12,50,000 अधजले 500 के नोट और लाखों के गहने मिले थे। इसके अलावा 12 बैंक डिपॉजिट और करोड़ के जमीन के कागजात भी मिले थे। आगे की जांच के लिए ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने 2 टीम का गठन किया है। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, लगातार आप इस खबर को देख रहे हैं। अभी अगर बताया अपडेट ये है कि इन्हें अब जेल भेज दिया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई संभव है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आगे की जांच के लिए 2 टीम का गठन किया गया है और 2 अलग अलग टीम जो है, एक सीतामढ़ी भेजी गई है और एक समस्तीपुर भेजी गई है। समस्तीपुर के मूल निवासी बताए जाते हैं विनोद कुमार राय, और वहां जाकर के टीम जो है वो छानबीन शुरू भी कर दी है। सीतामढ़ी भी टीम जो है वो पहुंच चुकी है। तो ये इनपुट मिला है नैयर हसनैन खान को, जो इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी जिन्हें मिली थी और उनके निर्देश में ये ऑपरेशन चला है। तो उन्हें ये जानकारी मिली है कि समस्तीपुर में कुछ और अहम सुराग जो है वो मिल सकते हैं, कुछ अहम साक्ष्य मिल सकते हैं में लिप्त होने से जुड़े हुए। तो उसी को खंगालने के लिए ईओयू की जो टीम है, 2 अलग अलग टीम, एक सीतामढ़ी और एक समस्तीपुर गई है। और ये भी बड़ी बात है कि सोमवार को एक बार फिर से ईओयू जो है विनोद कुमार राय को रिमांड पर लेगी और इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। विनोद कुमार राय जो है वो ईओयू की जो टीम है उन्हें लगातार भटकाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिया कि वो किडनी ट्रांसप्लांट उनका हो चुका है, वो ज्यादा देर तक उन्हें टॉर्चर नहीं किया जा सकता है या उन्हें ज्यादा देर प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। लेकिन ईओयू के जो अधिकारी हैं बड़े ही सूझबूझ तरीके से डॉक्टरों की सलाह के बाद उनसे पूछताछ किए और पूछताछ में कई अहम खुलासा उन्होंने किया है। कई जो सफेद पोस्ट हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। ये भी कहा कि रियल एस्टेट में सबसे अधिक उन्होंने अपनी काली कमाई को इन्वेस्ट किया है। अपने कुछ रिश्तेदारों के नाम पर जो है उन्होंने कंपनियां भी खो रखी है और अब उन सभी की जांच जो है ईओयू करेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब इन सभी की जांच ईओयू करेगी तो उसके बाद कई और नए तथ्य जो है सामने आएंगे और वो क्या होंगे ये देखना अहम होगा। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। माफी मांगने की बात भी कही पर तेजस्वी ने साफ इनकार कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी साल में सियासी शोर के बीच नेता एक दूसरे पर खूब बरस रहे हैं। चुनावी मंच हो या सोशल मीडिया, टीका टिप्पणी को लेकर नेता कानूनी पचड़े में भी पड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एक नई मुश्किल में घिर गए हैं। मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और रिपोर्ट भी दर्ज कराई, मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुझे लगता है उनको अपनी इस भाषा पर खेद प्रकट करना चाहिए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से माफी भी मांगनी चाहिए। शुक्रवार को पीएम मोदी बिहार दौरे पर गया जी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने करीब 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए और जुमलेबाजी शब्द का उपयोग किया। इस पर बीजेपी ने विरोध जताया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने शिकायत दर्ज कराई और यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो कानूनी कार्रवाई से डरने वाले नहीं। अरे एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है।
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तेजस्वी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी पर जेडीयू भी नाराज है। तेजस्वी की टिप्पणी को आरजेडी के चाल चरित्र से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस तेजस्वी के बयानों का समर्थन कर रही है। लेकिन अब क्या करिएगा, इनकी विचारधारा ही ऐसी है। ये लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करते हैं। एक नहीं 1000 FIR हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब जुल्म की दास्तान चलती है, ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में भी FIR और जेल हुआ करते थे, अल्टीमेटली आजादी मिली ना। बिहार में कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाला है। किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसे लेकर हलचल मची हुई है। चुनावी जनसभाओं में नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देखना होगा आरोप प्रत्यारोप को लेकर तल्खी आखिर कम होती है या फिर तेज। शाहजहांपुर संवाददाता रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार में सरकार योजनाओं की सौगात के बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक की सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू ने दावा किया है कि पीएम मोदी के मंच पर अभी मात्र 2 आरजेडी के विधायक दिखे, लेकिन सच्चाई यह है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। एनडीए ने पॉलिटिकल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। क्या है इस पर आरजेडी का जवाब, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी साल में सरकारी योजनाओं का मास्टर स्ट्रोक जड़ रहे हैं। सियासी पिच पर सीएम की गुगली न तो आरजेडी को समझ आ रही है, न ही कांग्रेस पार्टी को। ये दावा जेडीयू के नेता कर रहे हैं जब से उन्होंने पीएम मोदी के मंच पर आरजेडी के 2 विधायकों को देखा। फ्रंट फुट पर उतरे जेडीयू एमएलसी नीरज ने ये कहा कि सीएम नीतीश के स्ट्रोक से अब पूरा विपक्ष बाउंड्री पार ही दिखेगा। अब पॉलिटिकल ऑपरेशन शुरू, तो 2 माननीय विधायक, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच पर मंचासीन। अभी तो यह शुरुआत है। पहले योजनाओं का मास्टर स्ट्रोक और अब विपक्षी विधायकों में सिंधमारी का पॉलिटिकल ऑपरेशन। एनडीए की सर्जिकल स्ट्राइक से चुनावी साल में बिहार की सियासत इस मुद्दे पर गर्मा गई है। विधायकों के पाला बदलने पर बौखलाया आरजेडी ये दावा कर रहा है कि अगर तेजस्वी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो एनडीए का कुनबा बिखर जाएगा। जेडीयू पहले अपनी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा ले, यही बहुत है। अभी तेजस्वी यादव जी सिग्नल दे देंगे तो जेडीयू का पूरा कुनबा ही बिखर जाएगा। जिस पार्टी के पास ना नियत है, ना नीति है, ना नेता है, ना विजन है, वो पॉलिटिकल नैरेटिव की बात करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता दोनों एक दूसरे को हाशिए पर धकेलने की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक अपनी पार्टी पर भरोसा खोते जा रहे हैं। पीएम मोदी के मंच पर अपने 2 विधायकों को देखकर आरजेडी बेचैन है, जबकि ये सच्चाई है कि अभी लालू तेजस्वी की पार्टी में भगदड़ मचनी बाकी है। क्योंकि डूबते नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता। इसकी बानगी देखने को मिली कल गया में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मंच पर 2 आरजेडी के विधायक। सत्ता पक्ष तेजस्वी पर तंज कस रहा है कि टिकट देने के लिए नेता प्रतिपक्ष को लालटेन लेकर उम्मीदवार ढूंढना होगा। सत्ता पक्ष का हौसला इसलिए बुलंद है क्योंकि गयाजी में पीएम मोदी की रैली में आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर मंच पर पहुंच गए। दोनों की तस्वीर ये बताने को काफी है कि चुनावी साल में बिहार की सियासत में पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। टिकट के लिए कौन किधर जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ेंगे आगे। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा पर पलटवार करते हुए जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि ये लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत बिहार में घूम रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का बौखलाना वाजिब है। बिहार चुनाव से पहले वोट, वोटर और वोटर लिस्ट पर सियासत हाई है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा पर हैं। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशाना साधा है। संजय झा ने कहा है कि अभी बिहार में चुनाव का समय है, तो ये लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत बिहार में घूम रहे हैं।
लोग कहते हैं धार्मिक पर्यटन और पर्यटन, ये राजनीतिक पर्यटन चल रहा है, पॉलिटिकल टूरिज्म अपना घूम रहे हैं बिहार में। राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने भी निशाना साधा। ऋतुराज ने कहा, इनका मकसद जनता को भ्रमित करना है, कंफ्यूज करना है। जनता को भ्रमित करना है, कंफ्यूज करना है, विषय परिवर्तित करना है, यही इनका उद्देश्य है। और सही रूप से ये चाहते नहीं कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो। दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह कहते हैं कि राहुल तेजस्वी की यात्रा से एनडीए के नेता डर गए हैं। मोदी जी और अमित शाह के पेट में दर्द शुरू है, वो दर्द अब कराह में बदल रहा है। जैसे जैसे इस यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, उत्साहित जनता रोड पर आ रही है। उन लोगों से छिपा थोड़े है, उनका आईडी है, उनका इंटेलिजेंस है, वो समझ चुके हैं कि बिहार का चुनाव हम लोग हार रहे हैं बुरी तरह से, बिहार में कुछ बचा नहीं है, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब राहुल तेजस्वी की यात्रा पॉलिटिकल टूरिज्म बनकर रह जाती है या महागठबंधन को चुनाव में इससे फायदा मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल जिस वोटर लिस्ट से नाम काटने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता हल्ला बोल रहे हैं, उन विपक्षी पार्टियों की ओर से नाम जुड़वाने के लिए पिछले 22-23 दिनों में महज 1 या 2 आपत्ति ही दर्ज कराई गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और मधुबनी से प्रशांत कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में राहुल गांधी ने मखाना किसानों से मुलाकात की और मखाना उत्पादन की बारीकियों को समझा। जूते उतारने के बाद राहुल गांधी पैंट को ऊपर चढ़ाकर खुद खेत में उतर गए। आप इस रिपोर्ट में देखिए। मखाना के खेत में राहुल गांधी, मखाना किसानों और मछुआरों से बातचीत। मखाना की फैक्ट्री में राहुल गांधी, खुद से तैयार किया मखाना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 7वें दिन राहुल गांधी कटिहार पहुंचे। अचानक सड़क के किनारे उन्होंने काफिले को रुकवाया और घुटने तक पैंट चढ़ाकर मखाना के खेत में उतर गए। राहुल गांधी ने किसानों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश भी कि मखाना को उपजाने में कितनी मेहनत लगती है। मखाना किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद राहुल गांधी बाद में मखाना की फैक्ट्री में भी पहुंचे। एक एक बारीकियों को जाना और मजदूरों के साथ बैठकर खुद मखाना भी तैयार किया। राहुल गांधी के साथ विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने हाथ आजमाया। राहुल गांधी के साथ बैठकर मखाना तैयार करने की पूरी प्रक्रिया और चुनौतियों को समझा। राहुल गांधी और मुकेश सहनी ने किसानों से ये भी पूछा कि मखाना उत्पादन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद खेत से बाजार तक मखाना पहुंचाना कितना मुश्किल काम है। राहुल ने मछुआरों से भी मुलाकात की और मत्स्य पालन की बारीकी और उससे जुड़ी समस्याओं को समझने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने सबसे हाथ भी मिलाया और किसान उनसे मिलकर काफी खुश भी दिखे। कटिहार संवाददाता सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ेंगे आगे। नीतीश कुमार को मुस्लिम समाज ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ने खुद पहनने के बजाय अपने मंत्री जमा खान को पहना दिया। अब इसे लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्षी पार्टियों के नेता ये निशाना साध रहे हैं तो दूसरी ओर खुद मंत्री जमा खान ने नीतीश कुमार के टोपी ना पहनने की असली वजह बता दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की राजनीति में आजकल इस तस्वीर की खूब चर्चा है। सीएम नीतीश के मुस्लिम टोपी नहीं पहनने को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। कांग्रेस सांसद और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी ने मुख्यमंत्री नीतीश पर बड़ा हमला बोला। ये शायद भाजपा की संगत का असर है कि वो बिल्कुल अब दूसरे धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है उनका सम्मान भी नहीं कर रहे हैं।
2 दिन पहले मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में सीएम नीतीश पहुंचे थे। मंत्री जमा खान ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन सीएम नीतीश ने टोपी खुद न पहनकर मंत्री जमा खान को ही पहना दी। इसके बाद विपक्ष इसे सियासी रंग देने में लगा है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है, खुद मंत्री जमा खान की जुबानी ही सुनिए। जो उन्होंने एक मोहब्बत का पैगाम दिया, एक हमारे समाज को सम्मान किया, मेरा सम्मान किया। उन्होंने कहा कि मेरा भी सर पे टोपी नहीं था, उन्होंने कहा अभी टोपी पहनो। हालांकि ऐसा सीएम नीतीश के टोपी ना पहनने वाली तस्वीर को सियासी एंगल देने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम की ये तस्वीर है, उसी कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय को सीएम ने साफ संदेश दिया था कि आपके लिए सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो वो है नीतीश सरकार। नीतीश कुमार ने कहा कि मुस्लिम समाज को चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत समाधान करेंगे। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और कैमूर से अभिनव कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम टोपी ना पहनने के विवाद पर शहनवाज हुसैन का भी बयान सामने आया है। शहनवाज हुसैन ने कहा, टोपी इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं। महागठबंधन के नेता लोगों को खूब टोपी पहनाते हैं। नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में टोपी, मुसलमान की टोपी नहीं पहनी, उसको लेकर सवाल उठाया। टोपी इबादत के लिए होती है, टोपी सियासत के लिए नहीं होती है। टोपी ये जो नेता हैं महागठबंधन के, ये टोपी बहुत पहनाते हैं। टोपी पहनाने वाले वो लोग हैं। टोपी, जिनको टोपी पहनना टोपी पहने, जिनको तिलक लगाना तिलक लगाए। हम सब हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि सीएम नीतीश मुसलमानों को टोपी पहना रहे। टोपी तो कांग्रेस ने पहनाया। बढ़ेंगे आगे। बिहार में बारिश और बाढ़ से हर तरफ बर्बादी ही दिख रही है। नदियों का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। लोगों की आशियाने और फसल डूब चुके हैं। बाढ़ की तबाही के सामने लोग बेबस नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें खौफनाक हैं, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। नालंदा के केला बीघा गांव में नदी का रौद्र रूप देखकर हर कोई सहम गया। नदी की तेज बहाव में सब कुछ बहा ही जा रहा है। मकान नदी में समा रहे हैं। सैकड़ों बीघे में लगी फसल नदी में डूब चुकी है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। कटाव से कोहराम मचा है। नालंदा के एकंगर सराय और हिलसा प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात हैं। केशोपुर मिल्की के पास भी तटबंध में दरार आ जाने से लोग दहशत में हैं। गयाजी में भी फल्गु नदी उफान पर है। फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके के कई गांव में पानी घुस गया। मोहनपुर के मुहाने पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अचानक नदी में बाढ़ आने से पानी के तेज बहाव में एक महिला और एक पुरुष भी बह गए। महिला के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नदी के बीचों बीच पानी के तेज बहाव में एक व्यक्ति फंसा हुआ है। काफी देर तक वो व्यक्ति बीच नदी में ही फंसा रहा। नदी के बीचों बीच झाड़ियों को पकड़कर खड़ा रहा, लेकिन कुछ देर बाद वो तेज बहाव में बह गया। 3 बजे पानी आया था और यहाँ के लोग पुलिस प्रशासन को सूचित किया, सीओ को। जो सीओ आया और मौके से चले गए और हम लोग जो है बतासपुर और सिलौंजा के गांव जो है त्राही हो गया। जहानाबाद में भी फल्गु नदी ने कोहराम मचा रखा है। 1 महीने के भीतर फल्गु नदी में दूसरी बार जलस्तर बढ़ने के बाद घोसी, मोहनगंज और काको प्रखंड के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। हुलासगंज के इलाके में भी इसका असर है। NH 33 के मिल्की गांव के पास सड़क पर पानी आ जाने से गाड़ियों का परिचालन ठप है। नदी का पानी गांव के खेतों से होकर सड़क और गलियों तक पहुंच चुका है। भारथू गांव पानी से घिर गया है। लोगों को घरों से निकलना तक मुश्किल है। शाहपुर पंचायत के अधिकांश गांव भी जलमग्न हैं। खिरौंटी गाढ़ गांव के करीब 50 घरों में पानी घुस गया है। हमारे पंचायत के एक भी गांव नहीं बचा हुआ है जहां बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ है। पूरे पंचायत के सभी किसानों का धान गलने का स्थिति में है। बेतिया के बगहा में पहाड़ी नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी के चलते नदी की धार में एक ट्रैक्टर फंस गया। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को नदी से निकाला गया। जेसीबी की मदद से 48 घंटे बाद ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बेतिया से सामान लेकर जाने के दौरान नदी में अचानक आई उफान में ट्रैक्टर फंस गया। ड्राइवर ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई।
बाद में जलस्तर में कमी होने के बाद जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को निकाला गया। सीतामढ़ी में बाढ़ बारिश से तबाही मची है। सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। बागमती नदी में तेज कटाव होने के चलते गांव के लोगों में हाहाकार की स्थिति है। कटाव की वजह से कई परिवार बेघर हो चुके हैं तो कुछ लोगों ने पलायन कर लिया है। पीड़ित गांव वाले प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत का जवैनिया गांव पूरी तरह गंगा नदी में विलीन हो चुका है। गांव के कई घर को गंगा ने खुद संभाल लिया है और गांव के स्कूल के आधे हिस्से को भी गंगा खुद में विलीन कर चुकी है। बाढ़ और बारिश ने बिहार को बेहाल कर दिया है। हर तरफ बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग बाढ़ में अपने आशियाने और फसलों को डूबते देखने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी पटना में दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको दहला दिया। बेलगाम हाईवा की ऑटो से टक्कर के बाद 9 लोगों की जान चली गई। इन तस्वीरों को देखकर आपका कलेजा भी कांप जाएगा। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते। राजधानी पटना में दर्दनाक हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हर तरफ चित्कार और मातम पसर गया। एक साथ 9 लोगों की मौत ने सबको सन्न कर दिया। हादसा शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरियावा हॉल्ट के पास हुआ है। एक बेलगाम हाईवा ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो में सवार 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की मौत पीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई है। हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोग गंगा स्नान के लिए हिलसा से भदुआ जा रहे थे। इस हादसे ने सबको गमजदा कर दिया है। परिजनों के चित्कार से इलाके में कोहराम मच गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। हादसे के बाद हाईवा ट्रक का चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने हाईवा जब्त कर लिया है। देखिए, अल्ट्राटेक फैक्ट्री जो है ये तो यहाँ पर बन ही गया है, लेकिन उसका मेन रास्ता जो जाने वाला है वहाँ टर्निंग पॉइंट है और बराबर वहाँ पर एक्सीडेंट होते रहता है, लेकिन कभी उसको चौड़ाई करने का काम नहीं किया। राजधानी पटना में इस दर्दनाक हादसे ने सबको दहला दिया है। हादसे में किसी ने अपना पिता तो किसी ने अपना बेटा खो दिया है। चित्कार और मातम की तस्वीरें दिल बैठा देने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। नीतीश कुमार ने आज पटना सिटी के सबलपुर में कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अशोक राजपथ से जुड़ने वाले पुल के फ्लिंग का उद्घाटन किया। ये पुल पटना और गंगा पार के दियारा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। पुल पटना के जेपी सेतु से भी सीधा जुड़ता है, जिससे यातायात काफी सुगम हो जाएगा। 5000 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी गंगा पुल परियोजना का शिलान्यास साल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राघोपुर के मोहनपुर में किया था। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निरीक्षण किया है। 21 एकड़ में इस साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साइंस सिटी के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और साइंस सिटी के परिसर और विभिन्न भागों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान सीएम ने कहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी विज्ञान के प्रचार प्रसार के विश्व के बेहतरीन केंद्रों में से एक होगा। इस साइंस सिटी के निर्माण को लेकर कई विशेषज्ञों की राय ली गई है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। होटल के कमरे में मिला है युवक का शव। बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। बेतिया के शारिक तारिक के रूप में इसकी पहचान की गई है। मृतक की पहचान निजी कंपनी में जॉब करता था। गांधी मैदान थाना एग्जीबिशन रोड की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। होटल के कमरे में एक युवक का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम शारिक बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां डीआरआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ट्रक से 225 किलो गांजा बरामद किया गया। 46 लाख इसकी कीमत आंकी जा रही है। मध्य प्रदेश के रहने वाले देवेंद्र लोनी और अनिल तिवारी 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। चाय पत्ती की आड़ में गांजे की तस्करी हो रही थी।
गुवाहाटी से बक्सर ले जाने के दौरान ये खेप पकड़ी गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की तरफ से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सक्षम योजना के तहत एक साइकिल और ट्रॉली बैग के साथ किट दिया जा रहा है। 27 खिलाड़ियों को बिहार सरकार की तरफ से ये उपहार दिया गया। ये किट पाकर खिलाड़ियों में भी काफी खुशी दिखी। बिहार खेल के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। बिहार सरकार की तरफ से और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की तरफ से लगातार खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया जा रहा है और उसकी तस्वीर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नजर भी आ रही है। यहाँ नई नई साइकिल आपको नजर आ रही होगी, कई खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और साथ में उनका किट, उनके बैग भी नजर आ रहे हैं जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की तरफ से उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए दिया गया है। 27 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें सक्षम योजना के तहत ये किट दिया गया है। सर, बिहार सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए बेहतर काम कर रहा है और ये सक्षम योजना कितना खास है खिलाड़ियों के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पॉलिसी उनके द्वारा जो लागू किया गया है, तो उसमें 3 योजनाएं हैं, उड़ान, सक्षम और प्रेरणा। सक्षम में बहुत सारा खिलाड़ी क्वालिफाई किए हैं, तो उनमें से हर खिलाड़ी को सालाना 5 लाख रुपया स्कॉलरशिप के माध्यम से, ताकि वो लोग ट्रेनिंग किट, खेलने का किट सब कुछ खरीद सकते हैं। तो यहाँ आज 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। उसमें इन लोगों का डिमांड ये था, रिक्वेस्ट था कि सर हम लोगों को घर से आने जाने के लिए सुविधा चाहिए, तो साइकिल भी दिया गया है खेलने का, और जब मैच खेलने के लिए जाते हैं उनको लगेज की ज़रूरत पड़ता है, तो सारा दिया गया है। ये स्कॉलरशिप योजना के तहत है। इन खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए भी दिए गए हैं? नहीं, हर खिलाड़ी को 5 लाख सालाना तक हम खर्च कर सकते हैं स्कॉलरशिप में। उसमें ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, डाइट इंक्लूडेड है, आने जाने का खर्चा है, फिर उन लोगों का पहनावा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सब कुछ इंक्लूडेड है। तो एक नई तस्वीर, एक खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल। सब बिहार सरकार का देन है। ये योजना आई और हमें इतना सब कुछ मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार सरकार और सब लोग जो भी हमारे लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो भी मौजूद हैं और अपने सामान के साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बिहार सरकार ने इतना, आप अभी कहीं बाहर जाओगे खेलने तो ये किट लेकर जाओगे अपने साथ? हाँ। साइकिल से आना जाना होगा? हाँ। खेल प्राधिकरण की तरफ से खिलाड़ियों को उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत की गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखें जोहार झारखंड।